अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज की जो वीडियो है, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टमक को। पिछली वीडियो के अंदर आपको गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लेयर्स के बारे में पढ़ाया था, जिसके अंदर आपको म्यूकोजा से लेकर सिरोसा तक हर पार्ट को एक्सप्लेन करके बताया था। अच्छा जी, अब जो है स्टमक को पढ़ेंगे। स्टमक इज द मोस्ट डायलेटेड ऑर्गन ऑफ जीआईटी। पूरी जीआईटी का सबसे ज़्यादा डायलेटेड और सबसे ज़्यादा एक्सपेंडेड पार्ट होता है हमारे पास स्टमक, और सबसे बड़ा पार्ट होता है। अच्छा जी, स्टमक जो है हमारे पास कहाँ पे मौजूद होता है? स्टमक मौजूद होता है एट द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद होता है। एट द अपर साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ पे? लेफ्ट साइड पे, जस्ट बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे। लेट्स सपोज कि ये जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है ये बॉडी कैविटी है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बन गई है, बट ये थोरेसिक कैविटी है। और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट कर रहा है डायफ्राम, और डायफ्राम से बिल्कुल नीचे ये लेफ्ट साइड पे ये स्टमक इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और इससे बिल्कुल ऊपर थोरेसिक कैविटी में यहाँ पर ऐसे हार्ट प्रेजेंट होता है। तो अगर आप स्टमक को देखोगे ना, स्टमक के अंदर जो है स्टमक के हमारे पास कुछ रीजन्स नज़र आएंगे। ये स्टमक जो है ओसोफेगस को रिसीव कर रहा है, और ओसोफेगस जिस पार्ट पे स्टमक के ओपन होता है वो कार्डियक एंड कहलाता है। इसको यहाँ पर जो डायग्राम मैंने शो की है, ये कार्डिया लिखा है, इसको कार्डिया भी बोल सकते हो, ये भी ठीक है। और कार्डियक एंड जो है इसको कहते हैं कार्डियक एंड। यहाँ पर ओसोफेगस ओपन हो रहा है, और यहाँ पर एक सर्कुलर ओरिएंटेशन में एक मसल मौजूद है जो कि इस ओसोफेगस से आने वाले बोलस को कंट्रोल करता है, यानी एक एज अ वेल्व बिहेव करता है। वो हमारे पास कहलाता है कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर इस वजह से नाम दे रहे हैं बिकॉज वो उसका जो रीजन है वो हमारे पास कार्डियक रीजन है स्टमक का। सही है। अच्छा जी, कार्डियक यहाँ पर जो है इसके बाद ये जो बड़ा सा पार्ट होता है स्टमक का, ये हमारे पास कहलाता है स्टमक की बॉडी। ये जो हिस्सा है ये पूरा स्टमक की बॉडी कहलाएगी। और ये जो थोड़ा सा ऊपर का एक्सपेंडेड पार्ट नज़र आ रहा है, ये हमारे पास फंडस कहलाता है। सही है। ये हमारे पास ये जो ऊपर का एक्सपेंडेड पार्ट है, ये जो लाइन बनी हुई है, ये फंडस कहलाता है। फिर उसके बाद जो टर्मिनेटिंग पार्ट है ये हमारे पास पायलोरस कहलाता है। पायलोरस, या फिर हम इसको पायलोरिक एंड भी कहते हैं। पायलोरिक एंड यहाँ से फिर हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर भी हमारे पास स्फिंक्टर मौजूद होता है, जिसको हम पायलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। ये स्फिंक्टर को आपने याद रखना है, क्योंकि अभी तक हमने दो स्फिंक्टर पढ़ लिए। सारे स्फिंक्टर के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों याद रखना है। अच्छा जी, अब ये स्टमक है, और एक और चीज़ है बेटा, स्टमक जो है हमारे पास, स्टमक की वॉल जो है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है। जैसे बताया था, सबसे पहले सिरोसा प्रेजेंट है, आउटर लेयर। सिरोसा के अंदर जाएंगे मस्क्यूलैरिस आ जाएगा। मस्क्यूलैरिस की भी 3 लेयर होती है। बाहर वाली मस्क्यूलैरिस जो है उसकी भी 3 लेयर है। तो कौन कौन सी लेयर है मस्क्यूलैरिस की? बाहर वाली लेयर लॉन्गिट्यूडनल मसल, फिर अंदर सर्कुलर मसल, फिर उसके अंदर ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मसल ऐसे लॉन्ग ओरिएंटेशन में प्रेजेंट है थ्रू आउट द लेंथ। सर्कुलर मसल ने ऐसे सराउंड किया हुआ है सर्कुलर ओरिएंटेशन के अंदर, और ऑब्लिक मसल थोड़े से ऐसे डायगोनल यानी इस तरह की ओरिएंटेशन में मौजूद होती है। तो मस्कुलरिस बहुत थिक पार्ट होता है स्टमक का। मस्कुलरिस के अंदर जाते हैं तो हमारे पास सब म्यूकोजा आ जाता है, और सब म्यूकोजा के अंदर जाते हैं तो हमारे पास म्यूकोजा आ जाता है। अब म्यूकोजा से रिलेटेड एक चीज़ बताऊं, म्यूकोजा के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होता है, यानी म्यूकस ने उसको सराउंड किया होता है ताकि स्टमक में प्रोड्यूस होने वाले एसिड्स म्यूकोजा को डिस्ट्रॉय ना कर दें। अब म्यूकोजा की जो लेयर होती है ना, म्यूकोजा, वो उसमें बहुत सारी फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती हैं कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम दिखाता हूँ, ये देखें डायग्राम यहाँ पर शो की है। ये देखें इसमें बहुत सारी फोल्डिंग प्रेजेंट है। ये देखें, ये फोल्डिंग जो है इससे क्या होता है, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी स्टमक को बीच में से ऐसे करके काटा गया, और ये जो है डायग्राम जो है दिखाई गई है। और इस फोल्डिंग्स को हम रॉक कहते हैं। सही है। इस फोल्डिंग को मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ, वो जूम करने की वजह से वो थोड़ी सी ब्लर हो गई। इस फोल्डिंग्स को हम रॉक कहते हैं, जिसकी वजह से ये म्यूकोजा की फोल्डिंग है, जिसकी वजह से स्टमक का सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और फिर उसके अंदर जो है डाइजेशन में और एंजाइमेटिक फंक्शन में आसानी होती है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं ज़रा अंदर की, कि हमारे पास जो म्यूकोजा की लेयर है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम शो की है। ये देखें, ये ये जो लेयर है यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है, ये स्टमक है। स्टमक की लेयर है, ये सबसे पहले म्यूकोजा आ गया, फिर ये सिरोसा है, ये इतना पार्ट ये सिरोसा है, फिर मस्कुलरिस है, सॉरी सब म्यूकोजा है,
सब म्यूकोजा है, फिर मस्कुलैरिस है, और फिर लास्ट में सिरोसा है। अच्छा खैर, अभी हमने सिर्फ म्यूकोजा को देखना है। म्यूकोजा के बारे में आपको पता है, आउटर लेयर एपिथेलियम होती है, फिर लैमिना प्रोप्रिया होता है, एंड देन म्यूकोजल मस्कुलैरिस भी होती है। तो ये जो म्यूकोजा है ना बेटा, म्यूकोजा में आपको यहाँ पे बहुत सारी ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं। ये ओपनिंग एक ट्यूब लाइक ओपनिंग होती है जो कि एपिथेलियम में प्रेजेंट होती है, ट्यूब की तरह। ये देखें, ट्यूब भी प्रेजेंट है और ओपनिंग भी प्रेजेंट है। इनको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स, इनको हम गैस्ट्रिक पिट्स कहते हैं। तो गैस्ट्रिक पिट्स की एक ओपनिंग जो है स्टमक के अंदर, यानी स्टमक के ल्यूमेन में है। ये देखें, ये ओपनिंग है, यानी यहाँ से जो है जो भी चीज़ इसमें से निकलेगी वो स्टमक में ऐसे यहाँ से निकल जाएगी, यानी एक ओपनिंग स्टमक के ल्यूमेन में आ रही है। और जो दूसरी ओपनिंग है वो एक ग्लैंड में ओपन हो रही है, इस ग्लैंड को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तो ये गैस्ट्रिक पिट्स म्यूकोजल एपिथेलियम में प्रेजेंट है। सही है, गैस्ट्रिक पिट्स जो है म्यूकोजल एपिथेलियम में प्रेजेंट है, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये लैमिना प्रोप्रिया के रीजन में प्रेजेंट है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, अच्छा ये जो म्यूकोजल एपिथेलिया है, म्यूकोजल एपिथेलियम में कुछ सेल्स होता है जिसको हम म्यूकस सिक्रीटिंग सेल कहते हैं। म्यूकस सिक्रीटिंग सेल, नाम से ही पता चल रहा है इनका काम क्या है। ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, ये म्यूसिन प्रोड्यूस करते हैं। और ये म्यूसिन क्या करता है, ये म्यूसिन करता ये है कि ये इस म्यूकस को सराउंड कर लेता है, और इसमें से गैस्ट्रिक जूस जो प्रोड्यूस होगा, उस गैस्ट्रिक जूस की वजह से कहीं म्यूकोजल लाइन डिस्ट्रॉय ना हो जाए, और अगर डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि हो सकता है डिजीज कंडीशन में, तो अल्सरेशन की चांसेस होते हैं, अल्सरेशन हो जाती है, तो उससे बचाता है। तो ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड मौजूद है। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे ये शो किया है। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है एक दिन के अंदर तकरीबन 2 से 3 लीटर जो है हमारे पास सिक्रीशन होती है गैस्ट्रिक जूस की। और एक दफ़ा में, जब एक दफ़ा आप खाना खाओगे तो तकरीबन 400 से 800 ml जो है प्रोड्यूस होगा एट वन टाइम। दैट डिपेंड्स ऑन हमारे फूड में प्रोटीन कितना है। अगर प्रोटीन ज़्यादा होगा तो दैट मे बी 800 ml, यानी जितना ज़्यादा प्रोटीन होगा गैस्ट्रिक सिक्रीशन उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि गैस्ट्रिक सिक्रीशन के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जिसको हम पैप्सिन कहते हैं। तो प्रोटीन ज़्यादा होगा तो जो है हमारे पास गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी ज़्यादा होगी। यानी अगर आप एक बर्गर खाओगे, चीज़ बर्गर खाओगे, तो उसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, फैट भी ज़्यादा होता है, बट प्रोटीन मास ज़्यादा होते हैं। यानी या एग खाओगे या फिर इस तरह की कोई भी चीज़ खाओगे जो प्रोटीन रिच है, उसके अंदर उसको खाने की वजह से ये इसकी सिक्रीशन जो है हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। अच्छा जी, अब क्या होता है बेटा, इस हमारे पास जो है क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप्स के सेल हैं, जिसमें से एक है हमारे पास पेराइटल सेल, एक है हमारे पास शीफ सेल्स, और एक है हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इन सेल्स के फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पेराइटल सेल्स की। पेराइटल सेल्स की हम बात करते हैं। पेराइटल सेल्स जो है इनको हम प्यार से ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहते हैं। इनमें जो है ना मौजूद होता है एटीपेस पंप। एटीपेस पंप मौजूद होता है, या तो इसको प्रोटॉन पंप भी बोलते हैं। इसकी मैं ज़्यादा डिटेलिंग यहाँ नहीं बताऊँगा, बस इतना याद रखना कि ये प्रोटॉन को इस सेल के अंदर पंप करता है, और अंदर मौजूद होता है क्लोराइड आइन। तो ये प्रोटॉन क्लोराइड के साथ मिलता है और ये कन्वर्ट हो जाता है HCl में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर। तो पेराइटल सेल का काम क्या है, HCl प्रोड्यूस करना। तो HCl किस स्ट्रेंथ में प्रोड्यूस करते हैं, अराउंड 0.15 मोलर इसकी स्ट्रेंथ होती है जो ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये KPK की बुक में लिखा है। फिर उसके बाद HCl की जब प्रोडक्शन होती है ना, तो उसका pH जो है कम से कम 1 के करीब होता है, और जब HCl प्रोड्यूस हो चुका होता है और जब वो स्टमक में आ जाता है तो उसका pH जो है बढ़ जाता है 2 से 3 के दरमियान हो जाता है। तो क्योंकि स्टमक में वाटर मौजूद होता है, इन चीज़ों की वजह से इसकी थोड़ी सी डाइल्यूशन हो जाती है, तो उसका pH थोड़ा सा बढ़ जाता है। अच्छा जी, HCl का काम क्या होता है बेटा, HCl का काम ये है कि भाई ये तो बैक्टीरिया की किलिंग करता है, यानी बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। अगर उसमें कोई फूड के अंदर कोई बैक्टीरिया पैथोजन आ गया तो उसको ख़त्म करेगा। दूसरा काम पेप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज़ हुआ था, एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि चीफ सेल से रिलीज़ होता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, क्योंकि पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है ताकि कहीं ये हमारे सेल को डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो HCl इसकी एक्टिवेशन करवा रहा होता है। एक और काम ये होता है कि ये अमाइलेज जो है, हमारे पास जो स्टमक में फूड आया है उसमें बोलस की फॉर्म में,
वो अमाइलेज, उसमें अमाइलेज मौजूद है जो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवा रहा था, तो ये अमाइलेज को इनहिबिट कर देगा, यानी अमाइलेज की इनहिबिशन करवा देता है। अमाइलेज काम कर ही नहीं सकता क्योंकि अमाइलेज जो है हाई पीएच पे काम करता है और स्टमक का पीएच 2 से 3 होता है, तो इस वजह से अमाइलेज की इनहिबिशन कर देता है और स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच जो है वो मेंटेन करता है ताकि स्टमक में मौजूद जो एंजाइम है वो एसिडिक पीएच पे एफिशिएंटली वर्क कर सके। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास HCl का फंक्शन होता है। HCl के अलावा हमारे पास जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स प्रोड्यूस होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि इन्हीं पेराइटल सेल्स में से प्रोड्यूस होते हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, ये हमारे फूड में मौजूद विटामिन B12 के साथ बाइंड करते हैं और विटामिन B12 के साथ जब इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टीन में इसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाती है, एब्जॉर्प्शन को आसान कर बनाते हैं। तो ये इसका काम है। इसके बाद हम आ जाते हैं जो दूसरा सेल है हमारे पास, वो है हमारे पास चीफ सेल्स। सही है, चीफ सेल्स या फिर इसको हम जाइमोजेनिक सेल्स कह सकते हैं, जाइमोजेनिक सेल्स भी कहते हैं, जाइमोजेनिक सेल्स इसको कह रहे होते हैं। और जाइमोजेनिक सेल्स जो है, जाइमोजेनिक सेल्स क्यों कह रहे हैं, ये पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करता है, ये हमारे पास पेप्सिनोजन प्रोड्यूस करता है और पेप्सिनोजन एक जाइमोजन है। क्यों? क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है, प्रो एंजाइम होता है और साइट ऑफ एक्शन में पहुंच के ये एक्टिवेट हो रहा होता है, तो ऐसे एंजाइम को हम जाइमोजन कहते हैं। और इसकी एक्टिवेशन कैसे होती है अभी हमने पढ़ ली। ये पेप्सिनोजन क्या करता है, जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये इसका काम ये है कि प्रोटीन को प्रोटीन की डाइजेशन करना शुरू कर देता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, यानी प्रोटीन खुद एक पॉलीपेप्टाइड है, यानी एक लॉन्ग चेन है लेकिन उसको छोटे चेन में ब्रेक करना शुरू कर देता है। हाँ, ऑल तो कंप्लीट नहीं होती बट प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी होती है। तो ये काम जो है हमारे पास ये पेप्सिन कर रहा होता है। अब इसके बाद बेटा हमारे पास जो अगले सेल्स हैं, नेक्स्ट सेल्स हैं, वो क्या है, वो है हमारे पास एंडोक्राइन सेल्स। सही है, एंडोक्राइन सेल्स जो है हमारे पास, एंडोक्राइन सेल्स से हमारे पास स्टमक के अंदर गैस्ट्रिन प्रोड्यूस होता है। सही है, गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन को, यानी ये जो सिक्रीशन हो रही है उसको स्टिमुलेट करवा रहा होता है। अच्छा, अभी एक चीज़ बता दूं, गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है उसके लिए हमारे पास, गैस्ट्रिक सिक्रीशन के लिए, गैस्ट्रिक जूस के लिए 2 कंट्रोल मौजूद होता है। यानी कब सिक्रीशन होगी गैस्ट्रिक सिक्रीशन, गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है एक न्यूरोनल कंट्रोल होता है, नर्वस कंट्रोल होता है। नर्वस कंट्रोल कैसे होता है, नर्वस कंट्रोल जो है हमारे पास किस तरीके से होता है, नर्वस कंट्रोल जब हम खाने को खाते हैं, यानी जब हमने खाना शुरू किया, चबा रहे होते हैं, जब हम मेस्टिकेट कर रहे होते हैं, इनकी स्मेल भी जाती है, तो क्या होता है, नर्वस सिस्टम स्टमक को मैसेज भेज देता है और गैस्ट्रिक जूस जो है सिक्रीट होना स्टार्ट हो चुका होता है। बट गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन जो सिर्फ 25% होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन की स्टिमुलस पे, क्योंकि खाना अभी स्टमक पे गया नहीं है, तो थोड़ा सा अमाउंट जो है गैस्ट्रिक एसिड का, गैस्ट्रिक जूस का प्रोड्यूस हो चुका होता है ताकि खाना आए तो ये उसको वेलकम कर सके। तो 1/4 टाइम जो है हमारे पास ये सिर्फ प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग च्यूइंग, यानी जब हमने खाना मुंह पे खाना शुरू किया है, यानी अभी हमें फूड का टेस्ट मिल चुका, ब्रेन को पता चल चुका कि अभी खाना आ चुका है, तो गैस्ट्रिक यानी जो स्टमक है वहाँ पे थोड़ी बहुत सिक्रीशन स्टार्ट हो चुकी होती है। फिर उसके बाद जब फूड स्टमक में जाता है, जब फूड जाएगा स्टमक के अंदर, फूड स्टमक की वॉल के साथ कांटेक्ट में आएगा, जब वॉल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ये एंडोक्राइन सेल स्टिमुलेट होंगे और फिर ये गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे तो गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन करवा देगा। तब जो है हमारे पास ये अब गैस्ट्रिक सिक्रीशन मेजर क्वांटिटी में होगी, यानी जब फूड आएगा ना उसी वक्त जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हो रही होगी। तो बेसिकली हमारे पास ये जो फूड की प्रोडक्शन होगी, ये गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन होगी, ये फूड के कांटेक्ट में आने के बाद होगी। सही, तो इस तरीके से जो है गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रही होती है स्टमक के अंदर। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से वर्क करता है। अच्छा, स्टमक जो है सिर्फ और सिर्फ आपको पता है, स्टमक जो है सिर्फ केमिकल डाइजेशन नहीं करता बल्कि मैकेनिकल डाइजेशन भी कर रहा होता है। स्टमक में केमिकल डाइजेशन के साथ साथ मैकेनिकल
डाइजेशन भी हो रही होती है, यानी स्टमक जो है मैकेनिकली भी फूड को ब्रेक कर रहा होता है। स्टमक में दो तरह की मूवमेंट होती है, एक कहलाती है मिक्सिंग वेव। मिक्सिंग वेव जो है यानी ये फूड को मिक्स कर रही होती है, फूड को प्रोपागेट नहीं करती, डू नॉट प्रोपागेट। ये यानी ये क्या करेगी, ये स्टमक के वॉल जो है ना, स्टमक के वॉल उसको उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, फूड के ऊपर फोर्स लगाएंगे। लेट्स सपोज ये स्टमक के वॉल है, ये फूड के ऊपर फोर्स लगाएंगे, बट उसको आगे की तरफ प्रोपागेट नहीं करेंगे, तो ये प्रोपागेट नहीं करती। और दूसरी वेव होती है पेरिस्टाल्टिक वेव। पेरिस्टाल्टिक वेव जो है, पेरिस्टाल्टिक जो वेव है ये प्रोपागेटिंग वेव होती है, यानी ये प्रोपागेट करेगी फूड को कि वो आगे की तरफ जाए। स्टमक का जो ट्रांजिट टाइम होता है वो 4 से 12 घंटे का होता है, बहुत वेरिएबल होता है, दैट डिपेंड्स कि क्या खाया कितना खाया। 4 से 12 घंटे का हमारे पास स्टमक का ट्रांजिट टाइम होता है। देखो स्टमक जो है जहाँ पे एंड हो रहा होता है और स्टमक से ड्यूडेनम स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होता है, जो कि हर 20 सेकंड में ओपन होता है और थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट जो है फूड का निकल के जाता है। अच्छा, अब स्टमक में डाइजेशन जब कंप्लीट हो चुकी होती है, यानी जितनी डाइजेशन स्टमक की होनी होती है, उसके बाद वो फूड कन्वर्ट हो जाता है काइम के अंदर, जो कि हाईली एसिडिक होता है। अगर सारा का सारा फूड ड्यूडेनम में आ जाएगा तो ड्यूडेनम की वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट, स्मॉल फ्रैक्शन में हमारे पास जो है काइम जो है ड्यूडेनम में रिलीज हो रहा होता है। तो 20 सेकंड में रिलीज होता है, और डेट डिपेंड के कितना खाया है, तो उसको 4 से 12 घंटे का टाइम जग जाता है। स्टमक जो है, स्टमक का जो वॉल्यूम होता है वो 50 ml के करीब होता है, लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो स्टमक का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर तक फूड को स्टोर कर सकता है, और इवन के 1 से 4 लीटर तक फूड को स्टोर किया जा सकता है। स्टमक के अंदर कैपेसिटी होती है कि 1 से 4 लीटर, यानी खाते जाएंगे। यानी नॉर्मली स्टमक का वॉल्यूम, अगर हम एम्प्टी स्टमक का वॉल्यूम मेजर करेंगे, एम्प्टी वॉल्यूम, दैट वुड बी 50 ml। बट जब हम खाना खाएंगे तो स्टमक एक्सपेंड होगा और 1 लीटर से 4 लीटर तक का फूड जो है स्टमक में आ सकता है। अच्छा जी, स्टमक का फंक्शन, अब फंक्शन आई गेस बताने की भी ज़रूरत नहीं है, अब आपको पता लग चुका है। डाइजेशन करना, सही है, डाइजेशन कर रहा है स्टमक, और डाइजेशन के अलावा जो है क्या कहते हैं, स्टोरेज कर रहा है। डाइजेशन भी दो तरीके से कर रहा है, यानी मैकेनिकली और केमिकली। तो स्टोरेज है यानी टेम्परेरी रिजर्वियर है, टेम्परेरी रिजर्वियर है, यानी फूड का, यानी फूड, अनडाइजेस्टेड फूड के लिए ये रिजर्वियर होता है, थोड़ा सा रिजर्व होता है कि भाई फूड मौजूद है। और इसके अलावा ये इम्यून सिस्टम में का भी एक पार्ट होता है, क्योंकि जो है ये क्या कर रहा होता है, बैक्टीरिया की किलिंग भी कर रहा होता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट होता है। तो ये हमारे पास स्टमक के फंक्शन है। सो होपफुली बेटा आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में इससे आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।